एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी जोन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 15 में, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया फैक्टर, और वो नया फैक्टर है टेम्परेचर। कि दैट हाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज देयर। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो टेम्परेचर के साथ इफेक्ट करता है। सो ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। वैसे तो मैंने आपको ये टेम्परेचर वाला फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर्स अफेक्टिंग, जब मैंने आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है। वहाँ पे हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ही लिया था, बट अब हम इसको एक डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। इसके अंदर होता क्या है हमारे पास, मैंने आपको ओवरव्यू में पहले ये चीज़ समझाई थी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट से पहले हमारे पास ये चीज़ जानना जरूरी है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लो आपने किसी बीकर के अंदर कोई रिएक्शन लगा रखी है, आपने नीचे से उसको टेम्परेचर मतलब हीट दी। टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब एक तरह से हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। आपने उस रिएक्शन को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा हलचल स्टार्ट हो गई, है ना। ज़्यादा हलचल, या उनके अंदर मैं यूँ कह लूँ कि उनके अंदर कोलिजन स्टार्ट हो गई, और कोलिजन स्टार्ट होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा जल्दी से टकराएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने आपको कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे इसका एक रीज़न बताया था, है ना। तो इसका मतलब है जितना जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपसे ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सारी रिएक्शंस के लिए ही ये वैलिड होता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उनका इंक्रीज ही करता है। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट बिकम्स डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसको ही हम लोग क्या बोलते थे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते थे। ठीक है, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप डेफिनेशन को खुद से लिख सकते हैं। डेफिनेशन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि 10 डिग्री अगर मैं टेम्परेचर, मान लो पुराना टेम्परेचर जितना भी था दैट इज टी डिग्री सेल्सियस, मैं उसको टी डिग्री सेल्सियस मान के चलता हूँ, तो अब जो नया टेम्परेचर होगा वो टी प्लस 10 डिग्री होगा। और जब भी मैं टी प्लस 10 डिग्री करूंगा तो मेरा रेट जो है केमिकल रिएक्शन का वो डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट की फॉर्म में लिखूंगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये मैं समझा चुका हूँ सारी चीजें, कि जहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन था, ठीक है, वो हमारे पास रेट कांस्टेंट के बराबर था। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैं ऐसे मान के चलता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री बाहर लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। सो एक मैंने टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट जो है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो जो ऊपर मैंने टर्म लिखी है कि टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, वो वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, या तो ये डबल हो सकती है, और वी कैन से आंसर इज गोइंग टू बी 3, यानी कि वो हमारे पास डबल हो सकता है या वो ट्रिपल हो सकता है। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना। अब डबल और ट्रिपल कैसे हो रहा है, ये इस चीज़ को अब हम समझेंगे यहाँ पे, वही हम डिटेल में समझने चले जाएंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। देखो, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, जब मैंने ये चीज़ बोली कि हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो रहा है, आप समझ पा रहे हो, डबल तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। मान लो कि इनिशियल जितना भी उसका रेट कांस्टेंट था, तो अब रेट कांस्टेंट उसका डबल हो गया है। मैं चाहे रेट कांस्टेंट वर्ड यूज़ कर लूँ, चाहे मैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज़ कर लूँ, एक ही बात है, बिकॉज दोनों ही सेम है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी डबल ही होगा। एक्चुअली रेट ऑफ कांस्टेंट डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये डबल हो कैसे रहा है, अगर हम इसको कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे देखें
हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कम होती है ना, जब एनर्जी कम होती है, किसका मतलब वीक होते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, जब वो टकराते हैं तो वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं देते, या फिर यूँ कह लो कि वो प्रोडक्ट देते ही नहीं है ना। जब उनके पास एक प्रॉपर एनर्जी होगी, जितनी उनको एनर्जी चाहिए, एक सफिशिएंट एनर्जी होगी ताकि वो आपस में कोलाइड करें और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दें, वो वाली जो एनर्जी है, जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ उनको एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए, मैंने आपको पहले भी चीजें समझाई है, कोलिजन होना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन्स होना जरूरी है। ठीक है, कोलिजन तो ए और बी मॉलिक्यूल, लेट अस सपोज ए और बी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं पर प्रोडक्ट नहीं दे रहे, अब एक एक इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे और वहीं से प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रही तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे जितनी मर्जी कोलिजन होती रहे, वो फालतू की कोलिजन है सारी की सारी, वो हमारे काम की कोलिजन नहीं हो रही फिर। ठीक है, तो उसके लिए मॉलिक्यूल को एनर्जेटिक होना जरूरी है, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी, अगर मॉलिक्यूल के पास वीकनेस होगी ज़्यादा, तो वो नहीं टकरा भी लेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी, हम इसको कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे ही क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि एक मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको कोलिजन करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए, मैं यूँ कह लूँ कि इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए, या फिर यूँ कह लूँ कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल को, ताकि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके, और उसी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक टर्म आई है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास क्या होती है, दिस इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट देने के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, इसको ना हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि उस मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उस मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच कर जाए। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और सब मॉलिक्यूल्स की सेम थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती, सबकी अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट अस सपोज मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, इस ए मॉलिक्यूल ने बी मॉलिक्यूल के साथ टकराना है। अगर इनके पास मान लो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको चाहिए होगी 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, चलो 120 किलो जूल एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, हाँ इसके पास 120 किलो जूल एनर्जी इसको चाहिए, और बी के पास एनर्जी है, बी के पास जितनी एनर्जी बी को चाहिए उतनी उसके पास है, वो बना सकते। पर अगर बी के पास एनर्जी है, ए के पास नहीं है, तो भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा जब ये कोलाइड करेंगे आपस में। तो मेन चीज़ क्या है कि उनके पास क्या होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच होनी चाहिए। अब मान लो ए की थ्रेशोल्ड एनर्जी है 120 किलो जूल, मैं सिर्फ ए को समझा रहा हूँ आपको, ए पे फोकस करो कि उसके पास 120 किलो जूल उसको एनर्जी चाहिए, कम से कम कोलाइड करने के लिए उसको 120 तो होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई उसकी, फिर तो उसको और अच्छा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देने वाला होगा। ठीक है, सो मेन चीज़ क्या है, अगर ए को 120 किलो जूल एनर्जी चाहिए, अब मान लो उसके पास उतनी नहीं है, लेट अस सपोज उसके पास है 100, अभी ए मॉलिक्यूल के पास कितनी है, 100 किलो जूल एनर्जी है, उसके पास 120 उसको चाहिए, पर अभी उसके पास सिर्फ 100 है, तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा। जब वो कोलाइड करेगा किसी के साथ तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके पास 100 है, उसको 120 चाहिए थी। और मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर से इसको 20 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। कैसे करूँगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या टेम्परेचर राइज करके, ये यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। अभी टेम्परेचर राइज करके या हीट एनर्जी प्रोवाइड करके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 20 किलो जूल इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने इसको बाहर से कितनी प्रोवाइड कर दी, 20 किलो जूल प्रोवाइड कर दी। अब मेरे पास ये कितना बन गया, 120 किलो जूल बन गया। ठीक है, सो 100 जो किलो जूल थी वो उस मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी थी, ए के पास खुद के पास जो अपनी एनर्जी प्रेजेंट थी वो 100 किलो जूल थी। तो इसको मैं इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है, तो ये इंटरनल मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर वाली एनर्जी है। तो ये जो 100 थी वो क्या थी, एक इंटरनल एनर्जी थी,
इंटरनल एनर्जी थी और 20 मैंने बाहर से दी। अब ये 20 मैंने बाहर से दी है ना, ये उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी। किसको? ए मॉलिक्यूल को। उसको एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है? 20 किलो जूल जो मैंने बाहर से प्रोवाइड करी। तो ये जो 20 किलो जूल है, ये मेरे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन का मतलब होता है जो उस मॉलिक्यूल को एनर्जी बाहर से हम प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड टू अ मॉलिक्यूल फॉर गिविंग द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो एक मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, ये मैंने बाहर से एनर्जी दी, तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास पहले इसकी थी, मैंने बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो क्या रीच कर गई? उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच कर गई। जाने कि ये जो है 120, अब ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, इसको मैं क्या लिखूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जाने कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच नहीं हो रही है, तो हम उसको बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये एनर्जी बैरियर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बैरियर। अब क्यों बोलेंगे इसको एनर्जी बैरियर? क्योंकि इतना इतना उसके अंदर बैरियर था, है ना। इंटरनल एनर्जी मेरे पास मान लो 100 एनर्जी थी, 100 किलो जूल एनर्जी थी, मैं प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे अंदर मतलब मेरे में कुछ ना कुछ बैरियर है। और वहाँ पे कितना बैरियर था? 20 किलो जूल एनर्जी का उसमें बैरियर था, और वो बैरियर हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके दूर कर दिया। तो इतना बैरियर था, और इस बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच कर गई। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा इस पूरे चीज़ से कि इंटरनल एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, ताकि बार बार लिखना ना पड़े इसको, पूरे पूरे वर्ड को। एक्टिवेशन एनर्जी को मैं ई और ऐसे तक ई ए, ठीक है, ई ए, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं टी ई लिख देता हूँ। टी ई क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई प्लस ई ए दैट इज इक्वल्स टू टी ई। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को ध्यान समझना। ई क्या था? इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास अपनी इंटरनल एनर्जी थी, उसके अंदर हमने थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच कर गई। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी डेट विल गिव राइज टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये प्रोडक्ट देने के काबिल है, अब ये आपस में कोलाइड करेगा बी मॉलिक्यूल के साथ, और हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। सो ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है यहाँ पे। तो E प्लस ई ए डेट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। जो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी था वो एनर्जी बैरियर था। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी बैरियर नाम की चीज होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दिया। अब हमारे पास क्या होता है? अब हम इसको समझते हैं, एक हम बड़े अच्छे कर्व्स बनाते हैं। इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, उस चीज़ को पहले मैं आपको थोड़े से मैक्सवेल के कर्व्स बता देता हूँ, फिर हम इसका एक और ग्राफ देखेंगे। तो पहले मैक्सवेल के कर्व्स देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। ध्यान समझना मेरी बात वाली। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे मैं आपको कर्व्स बताऊंगा, आपको वो कर्व्स याद रखनी है। वैसे ही जो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी हम ये मैक्सवेल थ्योरीज पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री के अंदर में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के कर्व्स पढ़ते हैं, एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से हम लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम की एक चीज़ होती है, एक अलग से यूनिट होता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग ये सारे ग्राफ्स जो है वहाँ पे अंडरस्टैंड करते होते हैं। तो हम जस्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज है, मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी करा था, स्पीड्स जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो कई कर्व्स यहाँ पे बनते हैं, और कर्व्स हमारे पास सेम ही बनता है। और वो कर्व कैसे बनता है? देखो, इस तरीके से हमारे पास वो कर्व बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, और इस कर्व में एक बात आपको हमेशा चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा।
इसके 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कर्व्स हमारे पास क्या एक्सप्लेन करता है। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास मैं आपको कर्व एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या बताता है आपके पास। इस साइड आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड क्या लिखना है आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस साइड हमारे पास है एनर्जी। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशंस, बस सुनना है मेरी बात को और आप अपने वर्डिंग में इसको नोटबुक पे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप इस रीजन की बात करेंगे, इतने इतने रीजन की, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन बहुत कम है, और यहाँ पे इतने इतने एरिया तक की बात कर लेते हैं पहले, यहाँ तक। ठीक है, इस रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में एनर्जी की वैल्यू भी कम है। यहाँ पे देखो, ये एनर्जी वैल्यू लेस ही है। ग्राफ कैसे चलता है, इधर से हम 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होएंगे, इधर से 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। ठीक है, और ऊपर में भी 0 1 2 3 4। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी की वैल्यू भी कम है इस रीजन में, और इस रीजन में फ्रैक्शन भी कम है। मॉलिक्यूल्स का हम फ्रैक्शन क्यों लेते हैं, बिकॉज अब मान लो आपने एक बीकर के अंदर कोई रेक्टेंट्स ले रखे हैं। अब रेक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे होंगे उस रेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम एक एक को नहीं पढ़ते, हम उनका फ्रैक्शन बना लेते हैं, फ्रैक्शन मतलब एक बंडल बना लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम एक एक मॉलिक्यूल को समझना हमारे लिए बस का नहीं है, वो एक एक मॉलिक्यूल को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझते हैं, हम ओवरऑल समझते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब हमने करना क्या है, इस साइड हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा फ्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का। देखो मैं इतनी बार बताता हूँ, मान लो आप इमेजिन करो, मैं आपको पहले ना एक बीकर बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप ऐसा होगा जिनकी एक जैसी एनर्जी होगी, है ना। कुछ भी हो सकती है वो एनर्जी, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। पर मैं इतनी बात जरूर बता रहा हूँ कि सारे मॉलिक्यूल्स की एक जैसी एनर्जी नहीं होती। सारे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स मान लो ए रिएक्टेंट है या बी रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, सभी 120 किलो जूल के नहीं होंगे। फिर तो सारे प्रोडक्ट देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना कुछ रिएक्टेंट बच जाता है हमारे पास, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ वीकनेस भी होती है इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, कुछ वीक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ बड़े ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट देते हैं, कुछ मिडल लाइन में लाई करते हैं जो प्रोडक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ठीक है, मिल गई एनर्जी तो दे देंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं देंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर में हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे। बहुत सारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, बहुत सारा, इस रीजन की बात करते हैं, बहुत सारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, बहुत सारा नहीं, हम बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, क्योंकि हम फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, कम है। इस रीजन में फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, कम है। फ्रैक्शन भी कम है, एनर्जी भी कम है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ पहली ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि ऐसा बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है। पहली ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये बनती है क्योंकि फ्रैक्शन भी कम है और एनर्जीज भी कम है। तो ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, जो प्रोडक्ट नहीं दे सकते। बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे कि जो प्रोडक्ट नहीं दे सकते, या फिर यूँ कह लो कि जो जिनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और ये कर्व हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया है। ठीक है, इसके लिए कोई कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने ये कर्व बनाया हुआ है। अब रीजन, इस रीजन की बात करते हैं, इस वाले रीजन की जहाँ पे ये हम्प है। अब इस हम्प वाले रीजन को देखो, ये एक ऐसा रीजन है, ये हम्प, जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी भी कुछ बीच में लाई करती, ना ज़्यादा है एनर्जी, ना ही ज़्यादा एनर्जी कम है, इसके बीच में एनर्जी कहीं लाई कर रही है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ, इसके ऊपर तो है नहीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये एंड पॉइंट ऊपर यही आता है, यहाँ पे जहाँ पे ये कर्व सी बन रही है, हम्प सा बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्सिमम। तो ऐसे कह सकते हो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी ये है। इसको एनर्जी को E1 बोल लो चाहे, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E1 है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन छोटे वाले रीजन, जो रेड वाला रीजन है, मैंने उसको समझाया। अगला रीजन मैंने ये, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। मीडियम में
अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा लाई कर रहे हैं वो इस E1 एनर्जी पे लाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल का ऐसा बंडल होगा जिनकी एनर्जी सेम होगी पर वो E1 होगी, E1 एनर्जी में लाई करे होंगे, है ना ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, या यूं कह लो कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी लिख दो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ही है, कोलिजन होना, एक भागना एक दूसरे की तरफ, कोलाइड करना, काइनेटिक एनर्जी तो होती है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारा फ्रैक्शन E1 एनर्जी पे लाई कर रहा है, बहुत सारा फ्रैक्शन है ये। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दिस रीजन। अगर आप इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन फिर से हमारे पास कम हो चुका है, ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू ये है इस रीजन में, और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि अब मैं इस थर्ड ऑब्जर्वेशन को बोलूँगा, ऐसे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इसको बड़ा ध्यान से समझना, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, यानी कि बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके पास, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये वो रीजन है जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये वाला जो, जिन मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली एनर्जी रहेगी वही आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला रीजन ही यही है। अब ये वाला रीजन जो है ये ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस रीजन में लाई करेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट देने के काबिल हैं, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट देने के काबिल हैं, यानी कि इनके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि वो अपने पास प्रोडक्ट दे सकते हैं, इनको एक्टिवेशन एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाहर से आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत है वो नहीं है, खुद से प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तीन ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ से समझ में आई हैं। सो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की कहाँ पे है, इस E1 एनर्जी पे, सेंटर यहाँ पे हम्प है, इस रीजन पे मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम लाई कर रहे हैं और आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर, ठीक है। सो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रहती है। ये तो हमने कर लिया किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अब बात करते हैं हमारा मकसद क्या है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का मकसद है कि टेम्परेचर के इफेक्ट को समझना, ध्यान समझेगा। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया, लेटर से ये अपने ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे लिया है ना। अब मेरा मकसद है कि मैं इस टेम्परेचर को स्टडी करूं और मैं अब टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करके देखूं, बिकॉज हमने यही पढ़ा ना टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करके देखते हैं तो हमारा रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ से ग्राफ से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे इस ग्राफ को, देखो अब मैं एक नया ग्राफ बना रहा हूँ, उस नए ग्राफ को ध्यान से समझना। अब वो मैं जो नया ग्राफ बना रहा हूँ मैं दोनों को कंपैरिजन में बनाऊंगा, दोनों को कंपैरिजन करके देखना है कि अगर पहले टेम्परेचर T1 था तो अब टेम्परेचर T1 में +10 डिग्री राइज हो गया, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा। बड़े ध्यान समझना, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस ग्राफ से मिल जाती है। फिर से वही बात है, आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन मुझे उस ग्राफ से मिल रही है, ठीक है। सो पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे जो मैंने ग्राफ लिया वो मेरे पास ये वाला टेम्परेचर पे ग्राफ था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप खुद से सीधी कर लेना भाई लोगों, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया था, ये है T1 टेम्परेचर। अगर मैं इसको T2 टेम्परेचर पे बनाऊं और वो T2 जो होगा वो 10 डिग्री राइज होगा T1 के अंदर, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा वो ग्राफ, बन जाएगा अपने पास ऐसे करके, वो ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। और ये टेम्परेचर है T2 विच इज इक्वल्स टू T1 + 10 डिग्री। तो T1 में +10 डिग्री जो है वो मैं राइज करके बैठ चुका हूं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब पहली ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ को लेके क्या हो गया, देखो बहुत सारे चेंजेस हो गए। जब मैं टेम्परेचर T1 पे ग्राफ करा था तो कुछ और था, अब T2 में है शेप तो वही है पर कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना। वो देखना है हमने कि क्या ऑब्जर्वेशन अब हमारे पास रहती है। बड़े ध्यान समझना, ये वाली ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डबल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमारे पास जब T1 टेम्परेचर था
ये वाला T1 टेम्परेचर, इसके ऊपर हमारे पास इतनी एनर्जी थी और इतने फ्रैक्शन थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा था कि बहुत कम फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी बहुत कम है। तो अब देखो, अब तो हमारे पास अगर मैं एनर्जी उतनी ही रखूँ, अगर मैं फ्रैक्शन देखूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन तो और भी ज़्यादा कम हो गया। मेरे कहने का मतलब है, देखो पहले अगर मैं बात करूँ, पहले मेरे पास कुछ फ्रैक्शन फिर भी ज़्यादा था अगर T2 टेम्परेचर के कंपैरिजन में T1 टेम्परेचर में कुछ फ्रैक्शन फिर भी ज़्यादा था जिनकी एनर्जी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी थी, जिसको मैं ई मान लेता हूँ, उसको इसकी एनर्जी E1 है, चलो E1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो E1 मान लेता हूँ। तो अब आप फ्रैक्शन को ऐसे बना के देखा करो ना, ग्राफ जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से बना के देखना कि आपको समझ में आएगा कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, T2 को इंक्रीज करा, तो फ्रैक्शन और कम हो गया जिनकी एनर्जी कम है। तो कम ही होना चाहिए फ्रैक्शन, जिनकी एनर्जी कम है वो फ्रैक्शन कम ही होगा। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल में हमने टेम्परेचर दे दिया, हीट एनर्जी दे दिया, अब मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी आना शुरू हो गई, तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इस रीजन का, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ कि इस रीजन में हमारे पास फ्रैक्शन कम हो जाएगा, कम फ्रैक्शन हो जाएगा कि जिनके पास एनर्जी बहुत कम है। ध्यान से बैठ के सोचना, इससे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा सोच के देखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। कि हमारे पास उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन बहुत कम होने लगा जिनकी एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आने लगी है ना, तो वो किसी और रीजन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं। पहले हमारे पास इस हम्प में ये पर्टिकुलर एनर्जी थी जिसको मैंने E2 नाम दे दिया। ये पर्टिकुलर एनर्जी थी जब मेरे पास इतने ज़्यादा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इस E2 एनर्जी पे लाई कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो एनर्जी है वो E3 हो गई और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो गई, यानी कि अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कम हो गए जिनकी एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो थी वो अब यहाँ पे E3 के ऊपर लाई कर रही है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब देखो पहले तो एनर्जी में भी शिफ्ट हुआ और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी शिफ्ट हुआ। पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे और एनर्जी कम थी, E2 थी, लेकिन अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, एनर्जी जो है वो बढ़ गई। क्यों? फिर से वही बात, बाहर से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बाहर से आपने हीट एनर्जी दी, अब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो बढ़ेगी और ये शिफ्ट भी हो जाएगा, बिकॉज ऐसे फ्रैक्शंस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले रीजन में भी फ्रैक्शन कम हो गए, दूसरे रीजन में भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए जिनकी एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी थी। क्योंकि कहाँ चले गए फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स, पहले रीजन से भी उठ के मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं चले गए और इस बीच वाले रीजन से भी मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं चले गए। कहाँ जा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसे फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, इफेक्टिव रीजन में जा रहे हैं, इस सी रीजन में जा रहे हैं। ये देखो, अगर आप सी रीजन को देखोगे, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले गए, इस सी रीजन में चले गए जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलने थे। पहले कम था ये वाला रीजन, ये देखो पहले इतना इतना था, अब हमारे पास ऊपर बढ़ गया। इसका मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से उठ के जा रहे थे वो सारे मॉलिक्यूल्स सी रीजन में जा रहे थे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने जा रहे थे, तभी उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि हमारे पास किस तरीके से ग्राफ्स में शिफ्टिंग हुई है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक इफेक्टिव रीजन में चले गए हैं, एक ऐसे रीजन में चले गए जहाँ पे मैक्सिमम वो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट। 3 ऑब्जर्वेशंस बहुत काम की ऑब्जर्वेशंस हैं, पहला रीजन, बीच वाला रीजन और लास्ट वाला रीजन। और लास्ट वाला रीजन तो हमारे काम की चीज़ है जहाँ पे हमारा असली प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनकी एक्टिवेशन, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है, मतलब कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है, उनको बाहर से इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कि यहाँ पे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज को ध्यान से समझने की कोशिश करी। मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं नोटबुक के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। 3 ऑब्जर्वेशंस तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका ये तो मैंने मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर का इफेक्ट समझाया। अब हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे समझेंगे। देखो मैंने आपको पहले भी बोला, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मान लो अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम थी, आपने उसको बाहर से टेम्परेचर दिया, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच करवाई,
वो प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। यही काम करा हमने अब तक, इजी टू अंडरस्टैंड। अब हमने करा क्या, अब हमारे पास देखो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तभी वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तभी आपने उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी थी और आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है, थोड़ा ध्यान से मेरे बात को समझना, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे है, इस साइड मेरे पास रिएक्टेंट है और इस साइड मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट से ग्राफ शुरू होगा और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास मूव ऑन करेगा। इसको थोड़ा मैं और ऊपर बनाता हूँ, ये थोड़ा हाथ फिसल गया मेरा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मान लो ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी मान लेते हैं, चलो पहले A2 और यहाँ पे है मेरे पास B2, डेट इज गिव राइज टू AB बन रहा है, ट्वाइस ऑफ AB बन रहा है। चलो अब एक A2 मॉलिक्यूल है, एक B2 मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे और AB प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। बात ये है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्टेंट वाली साइड तो मैं A2 प्लस B2 लिख दूंगा, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स में मान लो इतनी एनर्जी नहीं है कि कोलाइड करके प्रोडक्ट दे सकें, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, जितना ये हम्प ऊपर तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो मैंने हम्प बनाया है ऊपर, इसका कर्व इस तरीके से ही बनता है हमारे पास, जितना ये हम्प हमारे पास ऊपर जाएगा इतनी इतनी मुझे क्या देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये वाली, इसको मैं बोलूँगा एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इतना इसमें बैरियर है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी बैरियर, इतना उस पर बैरियर है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतना बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी मिल जाए तो वो क्रॉस करके प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल्स में इतना इतना बैरियर होता है, कई मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा बैरियर होगा, कईयों में कम बैरियर होगा। अच्छा, जिनमें ज़्यादा बैरियर होगा, जिनमें ज़्यादा बैरियर होगा तो प्रोडक्ट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिनमें कम बैरियर होगा, थोड़ी सी एनर्जी थी, चल धड़ाक से प्रोडक्ट बन गए। तो मेन चीज़ क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट आपके पास AB बन जाएगा, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। पहले ये क्या बनते हैं, पहले इन दोनों की एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। वो कैसे बनती है, उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन सकता है, जिसके अंदर आप लोग ये बोल सकते हो कि AA मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और BB मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड बनना AA मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेकिंग, BB बॉन्ड्स की बॉन्ड ब्रेकिंग और A और B के बॉन्ड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, फिर जाके ये प्रोडक्ट बने। अब ये जो बीच में हमारे पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कहाँ लाई करेगा, ये इस हम्प पे लाई कर रहा है। इस हम्प पे हमारे पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो स्टेट है वो यहाँ पे लाई कर रही है। जब भी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है तो बीच में एक एक्टिवेटेड स्टेट बनती है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। बीच में कितना बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने आपको बैरियर लिखा है इतना उसमें बैरियर है। इतनी बात याद रखना, जितना ज़्यादा लार्ज बैरियर होगा, अगर ये बैरियर बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। खुद इमेजिन करके देखो, जितना ज़्यादा बैरियर, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का जो रेट है वो स्लो है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे भी रहती हैं। अगर मेरे पास लार्ज EA क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी बैरियर, ज़्यादा EA रहेगा तो रेट को क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर मेरे पास ये बैरियर स्मॉल रहेगा, स्मॉल EA, अगर मेरे पास ये बैरियर जो है वो स्मॉल रहेगा, छोटी सी एनर्जी दी, धड़ाक से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास फास्ट होगा। ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बस बैरियर चेक करना है, कितना बैरियर है क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए, मान लो दो अलग अलग बैरियर्स दे रखे हैं और आपको पूछा जाए कि कौन सा रेट फास्ट होगा, किसका रेट स्लो होगा, तो आप इजीली यहाँ से बैरियर्स को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी यहाँ पे कि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं। हमने आज से टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इफेक्ट दिखाता है। अब टेम्परेचर को, इफेक्ट को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेट करने के लिए ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रही हैं।
तो अब हम बात करते हैं असली इफेक्ट के क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने क्वालिटेटिव ओवरव्यू ले लिया। क्वालिटेटिव का मतलब है किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ इफेक्टिव रह रहा है, ये चीज़ हमने क्वालिटेटिवली समझा है, ग्राफ से समझा है, ये सब चीज़ों से अंडरस्टैंड करा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे कंसेप्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्वांटिटेटिवली कैसे इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सो हमारे ऑसवाल्ड सर की एक बड़ी फेमस लाइन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स इज वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स इन केमिकल मैकेनिक्स, है ना। ये बात है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च चल रही थी, इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। जब रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, जिन्होंने काम करा, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, इसके पीछे का रहस्य क्या है। बेसिकली ये हमारे पास स्टोरी ऐसी है कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ज़रूरी नहीं हम लोग तो मेनली हम आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ते हैं ना, एक्चुअली इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास टेम्परेचर को रेट के साथ, रेट कांस्टेंट कह लो या रेट के साथ रिलेट करने के लिए, ठीक है, पर हम आर्हेनियस को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन मानते हैं। पता क्या हुआ था हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स जो था वो एक डार्केस्ट चैप्टर इस करके बोला गया है बिकॉज हमारे पास इस चीज़ को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रही है। कुछ साइंटिस्ट हमारे पास कोई इक्वेशन दे रहा था, कुछ साइंटिस्ट कोई इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस दे रहे थे, ठीक है। और मेन बात यह है कि एक्चुअल में फॉलो कौन सी कर रही है कुछ पता नहीं लग रहा है। एक्सपेरिमेंटली किसी में कुछ ऑब्जर्वेशन रह रही हैं, थ्योरेटिकली कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, बहुत सारी इसके पीछे फाइट चली कि हाँ भाई ये वाली इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन सही है। तो बेसिकली हमारे पास जैसे बर्थलोट इक्वेशन आई थी सबसे पहले, विल्हेमे इक्वेशन आई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्विज इक्वेशंस भी आती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की हमारे पास क्या थी, इक्वेशंस थी जो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके बता रही थी। तो ये वो टाइम था जब हमारे पास एक वेंट हॉफ नेम के जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, वेंट हॉफ जी क्या कर रहे थे, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है, टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने कुछ डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, कुछ अपना फॉर्मूला दे रहे थे, ठीक है। ये वो टाइम था हमारे पास जब केमिकल इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर के साथ रिलेशन में लाने के लिए वेंट हॉफ जी काम कर रहे थे। अब ये जो वेंट हॉफ जब काम कर रहे थे, अपनी रिलेशन दे रहे थे, तो रिलेशन तो उनको तो क्या था, बीच के स्टेप से तो कोई मतलब होता नहीं है ना, बीच का स्टेप सब बनते चले, वो तो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, वो तो आप बनाते चले गए और आपको तो एंड में इक्वेशन चाहिए होती है। तो जब वेंट हॉफ जी क्या कर रहे थे, इक्वेशन कर रहे थे, कोई इक्वेशन बना रहे थे, तो उसके बीच में एक इक्वेशन आती है हमारे पास। क्या इक्वेशन आती है, that k is equals to a e raised to power minus ea upon rt। ये वाली इक्वेशन जो थी वो कहाँ बनती है हमारे पास, जब वेंट हॉफ जी क्या कर रहे थे, अपना रिलेशन डिराइव कर रहे थे, पर वो काम केमिकल इक्विलिब्रियम पे चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने उनके बीच में ना एक डेरिवेशन करते ये स्टेप आता है। अब उन्होंने इस स्टेप की तरफ ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मैंने कहा ना, हमें तो एंड में, उनको तो अपने रिजल्ट से मतलब था कि एंड में क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उन्होंने रिजल्ट से मतलब रखने के लिए उन्होंने बीच के स्टेप से कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने एंड में अपना रिलेशन दे दिया, ठीक है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ गया। बात यह है कि उस टाइम पे आर्हेनियस जी क्या किया, आर्हेनियस जी ने इस इक्वेशन को वहां से चुरा लिया। उन्होंने क्या करा, इस इक्वेशन को वहां से चुराया और इस इक्वेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया आर्हेनियस जी ने, ठीक है। उन्होंने इस इक्वेशन की जो वेंट हॉफ की ही इक्वेशन के अंदर आती है, वहां से उसको समझना स्टार्ट करा। समझकर इन्होंने क्या करा, अपने आप को अपने नाम पर ही इन्होंने अपनी इक्वेशन रख दी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे टी क्या है, टी टेम्परेचर है और के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने अपने नेम पे इक्वेशन रख दी, दिस इज कॉल्ड द आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसी को आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। आर्हेनियस ने खुद कोई इक्वेशन डिराइव नहीं करी, ये वेंट हॉफ से इक्वेशन वहां से चुराई गई और इसके ऊपर काम हुआ, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रूव करे गए। अब बात आती है बाकी इक्वेशंस क्यों नहीं वैलिड हुई। आर्हेनियस इक्वेशन में ही ऐसी क्या खास बात थी कि इसको वैलिडिटी मानी गई, इसी को ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं जब हमने टेम्परेचर को समझना होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। तो मेन बात यह है कि इसके अंदर आने वाला एक ए जो है,
ये एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। एक्चुअली ए इज अ कांस्टेंट है ना, और ए क्या है, एक अननोन पैरामीटर है, अननोन पैरामीटर है। अननोन पैरामीटर है ए, ठीक है। अब मेन बात है कि जो बाकी इक्वेशन जैसे बर्थेलॉट इक्वेशन है या विल्हेमे की इक्वेशन है, या फिर उसके बाद जो क्विज इक्वेशन आई, बहुत सारी इक्वेशंस आई है ना, मैं उनको इक्वेशंस नहीं लिख रहा, मेन चीज़ है कि हमने जस्ट स्टोरी समझनी थी, जस्ट फील लेने के लिए कि किस तरीके से आर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में आई है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये थी कि आर्हीनियस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन पैरामीटर था, वो था ए, सिर्फ एक था। लेकिन जो बाकी साइंटिस्ट थे उनकी इक्वेशन में दो से ज़्यादा अननोन पैरामीटर्स थे, 2 थे, 3 भी पैरामीटर्स थे। तो एक पैरामीटर वाली इक्वेशन जो अननोन पैरामीटर था वो ए था, ठीक है। बाकियों में भी अननोन पैरामीटर थे पर वो ज़्यादा नंबर में अननोन पैरामीटर्स थे। यहाँ पे जो पैरामीटर था जो अननोन था वो एक ही था। तो ये इक्वेशन एक फिजिकली मीनिंगफुल इक्वेशन रही, ठीक है। ये इक्वेशन फिजिकली मीनिंगफुल रही और इसीलिए हम लोग आज ये इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम जो ए है उसको हम कई थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, वहां से हम लोग ये ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ए हमारे पास क्या होता है, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। इसको आप लोगों ने क्या नाम दे सकते हैं, बिकॉज इसको प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल से पहले आ रही है, एक्सपोनेंशियल से पहले, पहले मतलब प्री एक्सपोनेंशियल, इस करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आर्हीनियस ने अपने कांस्टेंट का नाम दे दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ये अननोन पैरामीटर है, इसको हम निकाल सकते हैं बाय थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, फिर उसके ऊपर भी काम हुआ। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही है हमारे पास है ना, इस चीज़ को लेके कितनी रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू था ये हमारे पास। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन जो आई है, अभी हमें क्वांटिटेटिव ओवरव्यू दे रही है किस तरीके से टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखोगे तो आप टेम्परेचर जो है वो पावर में नीचे है, मतलब माइनस ई अपॉन आर टी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1 अपॉन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप सुनो मेरे बात, मेरे पास इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में टेम्परेचर डिवाइड में है और वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में और पावर में भी डिवाइड में, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाऊंगा, आपको सोच के देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो 1 अपॉन टेम्परेचर है ना, ई ए अपॉन आर टी है, तो 1 अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन टी कम हो जाएगा तो बेसिकली बात क्या है, आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, और जब भी एक्सपोनेंशियल में माइनस का साइन लगा होता है, मतलब अगर मैं एक्सपोनेंशियल में माइनस 1 अपॉन टी करूँ तो वो फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज माइनस है। अगर माइनस में प्लस होता तो फिर वो डिक्रीज होता, पर अभी माइनस आ चुका है तो ये फैक्टर पूरा एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन टी इंक्रीज कर जाएगा। बाकी ई अपॉन आर भी लिख सकते हो साथ में, वो तो चलो मैं अलग मान के चलो, मुझे सिर्फ टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज। अगर ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म इंक्रीज हो गई तो ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के, तो रेट कांस्टेंट के भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से अल्टीमेटली रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यही है हमारे पास कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई, यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री भी पता लगी इसकी थोड़ी सी, किस तरीके से हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे आई, क्यों पढ़ते हैं हम आर्हीनियस इक्वेशन को, टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन करने में बेस्ट इक्वेशन ये मानी जाती है, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, इसकी थोड़ी सी आगे देखते हैं इसको कैसे हम आगे लिख सकते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले को, ठीक है। अब आर्हीनियस इक्वेशन को अगर आपको समझना है तो पहले इसके सारे वैल्यूज को देखते हैं कि के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट। पहले सारी वैल्यूज लिख लो कि इनकी मीनिंग क्या है। ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, ए मैंने बता दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म है ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या होता है, ये ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी
इसको आप लिख सकते हो, जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स molecules having energy greater than or equal to EA, जिनकी एनर्जी जा तो EA है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, जा उनसे ज़्यादा है तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो करेंगे। और ये हमारे पास किस रीजन में लाई करते हैं, अगर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में समझना है तो ये हमारे पास किस रीजन में लाई कर रहे थे, ये वाला जो सी रीजन है, इसके अंदर हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये वो फ्रैक्शन यहाँ बैठा हुआ है जो आपको प्रोडक्ट देने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ मीनिंग्स बता दिए, यूजुअल मीनिंग्स जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, इस इक्वेशन के नेचुरल लॉग लेते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब आप इस इक्वेशन में क्या ले लो, नेचुरल लॉग ले लो। सो नेचुरल लॉग ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a। यहाँ से देखो एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जब हम नेचुरल लॉग ले लिया है, चाहे आप इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोग ये बड़ा कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को। देखो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक तो मैंने आपको ये वाली इक्वेशन करवानी, एक लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नेचुरल लॉग के था, इसको आप लिख सकते हो 2.303 लॉग के दैट इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ऐसे करो, 2.303 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप 2.303 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा लॉग के दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ये क्या बन जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों के ग्राफ्स देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। देखो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के डेट इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख लो, ई ए अपॉन आर इंटू 1/t, यहाँ पे प्लस में बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसको आप रिलेट करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, बड़े ध्यान से समझना। पहले y साइड में क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ k। नेचुरल लॉग ऑफ k जो है वो मुझे y वाली साइड लिखना है, और x वाली साइड मेरे पास क्या है, 1/t है, तो इस साइड मुझे 1/t लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/t आ जाएगा और एक साइड मेरे पास क्या जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k आ जाएगा। अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इसमें इंटरसेप्ट है जो कितना है, नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है, इसके अंदर इंटरसेप्ट रहता है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास कर्व है ये नेचुरल लॉग ऑफ के और 1/t के बीच में है, तब हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे रहती है। अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो लॉग के डेट इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग ए। अब इसका ग्राफ भी सेम बनेगा, बस स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी है, इसमें स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई ए अपॉन आर आ जाएगी। और यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर आ जाएगी। और ये ग्राफ हमारे पास लॉग के और यहाँ पे क्या है, 1 टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों कर्व सेम ही है, बस थोड़ा सा लॉग और नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हुए आपके पास थोड़ा सा स्लोप में चेंज हुआ है और कोऑर्डिनेट्स में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है आर्हेनियस इक्वेशन का नॉर्मल, जो मैंने आपको ग्राफ समझाए हैं।
अब बेसिकली बात यह है कि अगर आपको मान लो यहाँ ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाई करेगी बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर है बीच में। अगर मान लो आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए कि आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट्स भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर के साथ रेट कॉन्स्टेंट वेरी करेगा। टेम्परेचर को अगर आप अलग अलग लोगे तो रेट कॉन्स्टेंट भी अलग अलग होगा अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को सेम मान लेते हैं, ठीक है। तब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी थोड़ी सी। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लेंगे, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लेटस से मेरे पास क्या था, नेचुरल लॉग की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ K1, मैं 1 2 मान लेता हूँ। दो अलग अलग टेम्परेचर्स है T1 पे जो मेरा रेट कांस्टेंट होगा वो K1 है, T2 पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो K2 है। तो नेचुरल लॉग ऑफ K1 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा उस रिएक्शन के लिए, तो ये बन जाएगा EA/RT1। ऐसे ही हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K2 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस EA/RT2, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, इन दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से, कैसे करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1। जो राइट साइड है उसको राइट हैंड साइड से माइनस करना है, जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट साइड से आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, अब माइनस माइनस बन गया प्लस, तो ये बन जाएगा EA/RT1। और यहाँ से अगर आप देखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ ए नेचुरल लॉग ऑफ ए कट जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ K1, इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, EA/RT1 माइनस EA/RT2। ये A जो है वो उसके सबस्क्रिप्ट में है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको EA को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ K1। EA को कॉमन निकाल लो, ये बन गया 1/EA/R भी कॉमन निकाल लो, 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अब इक्वेशन आ चुकी है, आप चाहे इसको जितनी मर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते रहो, ये तो मैं आपको पहले भी चीज़ बोलता हूँ, एक फॉर्म याद रखा करो, बाकी फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे इसको आप नेचुरल लॉग की बजाय लॉग में कन्वर्ट कर लो। अब चाहे कई लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बीच वाले हिस्से को, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो T2 माइनस T1/T1 इंटू T2, कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको देखना कि आप किस फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मेरी तरफ से मैंने आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, सिंपल सी बातें हमने यहाँ पे करी हैं, कुछ ग्राफ समझने की कोशिश करी और कुछ हमने फॉर्मूलाज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पहले इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। अब आपने करना क्या है, आपका बस एक ही काम है, पहले आपने इस इक्वेशंस को समझना है, इन इक्वेशंस को याद करने का अपनी तरफ से कोई तरीके बनाने हैं। आप किस तरीके से इन इक्वेशंस को याद कर सकते हो। इक्वेशन ये लास्ट वाली K2/K1 वाली इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और ये बड़े ही आसान होते हैं, सिंपल से सिंपल हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले अंडरस्टैंड करनी है कि किस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास टेम्परेचर वाला हो गया पूरा फैक्टर, मैंने आपको किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो हमारे पास अफेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ को। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ग्राफ्स आपको समझ में आने चाहिए, इसके पीछे का मैंने आपको थ्योरी क्या है वो समझ में आना चाहिए, और एंड में ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं। वैसे तो मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया था, बट मेरे को लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, तो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आपने अभी तक क्या जितना पढ़ा टेम्परेचर वाला फैक्ट्स को समझ के रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ। सो दिस इज ऑल टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।